3.1 प्रस्तावना। इस इकाई में उन प्रमुख निर्धारक तत्वों डिटर्मिनिंग फैक्टर्स की पहचान और स्पष्टीकरण का प्रयास किया गया है जो विश्व के देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों और उसकी विदेश नीति के संदर्भ में उसकी पहलों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये निर्धारक तत्व 3.1 प्रस्तावना। इस इकाई में उन प्रमुख निर्धारक तत्वों डिटर्मिनिंग फैक्टर्स की पहचान और स्पष्टीकरण का प्रयास किया गया है जो विश्व के देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों और उसकी विदेश नीति के संदर्भ में उसकी पहलों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये निर्धारक तत्व हर समय विदेश नीति संबंधी निर्णयों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। फिर भी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने वाले ये निर्धारक तत्व विभिन्न समयों में परिभाषित उसके राष्ट्रीय हितों से संबंध रखते हैं। इन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में हम यह विश्लेषण करेंगे कि 1901 में 6 उपनिवेशों के परिसंघ बनने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का कैसे विकास हुआ है। इस देश की विदेश नीति को स्पष्ट करते समय हम उन परिस्थितियों की विवेचना करने का प्रयास करेंगे जिनमें उसके नीतिगत दृष्टिकोण में ये बदलाव आए हैं और उन कारकों की समीक्षा करेंगे जो इन बदलावों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। 3.2 उद्देश्य और इसकी नैसर्गिक संपदा एंडोमेंट्स आदि के बारे में समझ सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात उन घरेलू तत्वों की पहचान कर सकेंगे जिनका योगदान ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के निर्माण में है, जैसे निर्णयकर्ताओं की राजनीतिक उन्मुखता ओरिएंटेशन, इसकी भौतिक भौगोलिक अवस्थिति और इसकी नैसर्गिक संपदा एंडोमेंट्स आदि के बारे में समझ सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के बाहरी निर्धारक तत्वों का विश्लेषण, जैसे आंतरिक व्यवस्था की प्रकृति, भूमंडलीय सत्ता सोपान और इसके क्षेत्रीय तथा वैश्विक संपर्क की समीक्षा कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति की बदल ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति की तत्व आमतौर पर विदेश नीति के मूल में जो निर्धारक तत्व होते हैं उनमें राष्ट्र राज्य के निर्णयकर्ता और उनकी राजनीतिक उन्मुखताएं होती हैं। फिर भी कुछ ऐसे स्थायी प्रभाव होते हैं जो नीति निर्धारण में परिवर्तित होते हैं। इनमें से संबंधित देश की भौतिक और भौगोलिक अवस्थिति और उसकी संपदा मानव तथा नैसर्गिक निश्चित तौर पर उसकी विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक तत्वों की भूमिका निभाती है। किसी देश की विदेश नीति की स्थायी बिंदु अधिक है दोनों निर्धारक तत्व उसके औद्योगिक और सैनिक शक्ति होती है। इनके अतिरिक्त देश के लोग और उनका इतिहास और विकास जैसे तत्व होते हैं जो नीतिगत निर्णयों पर काफी प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश किसी की समझ पाने वाली होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश इन विकास क्रमों का संचित प्रभाव ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में पहले ही दिखाई देने लगा है। इसकी विदेश नीति अतीत के पश्चिमी रुझान जो 100 साल के वर्षों में एक अधिक सदयोत्तरक नमूने की ओर बढ़ी है। परिणाम स्वरूप जी क्षेत्रीय दृष्टिकोण विकसित हुए थे, उन्होंने क्षेत्रीय सशक्तिकरण रीजनल एम्पावरमेंट का मार्ग प्रशस्त किया है। किंतु ऑस्ट्रेलिया की रक्षा नीति क्षेत्रीय स्थिरता और आसन्न सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता पर निर्भर होती है और क्षेत्रीय सशक्तिकरण के प्रति कुछ सतर्क रही है। वैसे तो यह स्थिति बदलने लग गई है, फिर भी इससे ऑस्ट्रेलिया की रक्षा रणनीति और विदेश नीति के बीच एक पक्षीय अथवा गठबंधन व्यवस्था पर आधारित रक्षा रणनीति का टकराव विदेश नीति के दृष्टिकोण से है जो व्यापक तौर पर क्षेत्रीय सक्षमता पर आधारित है और आसियान ASEAN जैसे क्षेत्रीय मंचों अथवा संगठनों की सहायता को करता है। 3.4 विदेश नीति की बदलती प्रवृत्ति। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हाल के दशकों में ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति इंग्लैंड और पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता से घटकर एक अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र विदेश नीति की ओर बढ़ी है। पूर्ववर्ती नीति अधिकतर 20वीं शताब्दी ऑस्ट्रेलिया में इस समय अंग्रेजी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल में अपने पूर्ववर्ती राज्य से दूर चला गया है और अपनी अनुमानवादिता और विकास के क्षेत्रों में इस मुल्क के साथ अपनी सहयोग करता है। वर्ष 1991 से ऑस्ट्रेलिया निस्संदेह अंग्रेजी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के अपने पूर्ववर्ती राज्य से दूर चला गया है, हालांकि वह मानवाधिकार और विकास के क्षेत्रों में इस मुल्क के साथ अब भी सहयोग करता है। वर्ष 1991 से हरारे राष्ट्रमंडल घोषणा हरारे कॉमनवेल्थ डिक्लेरेशन ने इस संबंध को एक नई शताब्दी के लिए एक नई राह पर ला दिया है।
यह राह लोकतंत्र और सुशासन, मानवाधिकार और कानूनी राज और सतत अथवा संपोषित आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की राह है। इस राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग टॉम ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और फिजी में विभिन्न प्रकार के भेदभावों और मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना की है और अपनी नियमित विपक्षीय बैंकों के माध्यम से यह पूरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया जिस भूप्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है उसके संदर्भ में अनेक बाकी और घरेलू कारकों ने देश की विदेश नीति की संस्कृति को प्रभावित किया है। इनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। पहला कारक है चीन, जापान, रूस और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों क्षेत्रों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की बदलती स्थिति। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया द्वारा विश्व सैनिक सरकारी की तीसरा है यूरोपीय और अमेरिकी सरकारों से हटकर अधिक एशिया केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना। चौथा है विपक्षीयता से हटकर अधिक बहुपक्षीयता की ओर बढ़ना। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपीसी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN, आसियान क्षेत्रीय मंत्र ASEAN रीजनल फोरम और एशिया यूरोप बैठक एशिया यूरोप मीटिंग्स ASEAN के साथ संबंध बनाने की ऑस्ट्रेलिया की पहल से यह स्पष्ट होता है। किंतु पिछले वर्षों में इसने द्विपक्षीय दृष्टिकोण की ओर वापसी की है। पांचवीं कारकों ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में नई प्राथमिकताओं को स्थान दिलाया है। इससे विदेश नीति में नरमी के लिए यह है जिसमें भिन्न राजनीति के क्षेत्र से अनेक मुद्दों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों की भूमिका अधिक मजबूत हो गई है। इन कारकों ने हाल ही के दशकों में ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में नई प्राथमिकताओं को स्थान दिलाया है। इससे विदेश नीति में नरमी के लिए जगह बनी है जिसमें निम्न राजनीति के क्षेत्र से अनेक मुद्दों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों की भूमिका अधिक मजबूत हो गई है और यह तथ्य पर्यावरण तथा विकास संबंधी ब्रंटलैंड आयोग ब्रंटलैंड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र 1967 में साफ दिखाई देता है। इस परिवेश में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अंटार्कटिक में खनन की संभावना को रोकने के लिए नीतियां बनाई है, ओजोन परत में छिद्रों को लेकर चिंता जताई है और दक्षिण प्रशांत में पर्यावरण की दृष्टि से सतत संसाधन विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूसरी ओर कोयले जैसे संसाधनों में अपने खनन रामबंदी व्यापक हितों के कारण ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित लक्ष्यों को स्वीकार करना कठिन लगा और इसे वर्ष 1990 के उत्सर्जन की वृद्धि को 2010 में 5% पर रखने के प्रस्ताव को स्वीकार होने की मुश्किल हुई है। जापान में हुई तनावपूर्ण बातचीत में ऑस्ट्रेलिया ने 1990 के स्तर की तुलना में 2008 से 2012 में 5% की वृद्धि की बात रखी और ऑस्ट्रेलिया उन愛人は先輩のことどう思ってる？なんだとスリラके अन्य क्षेत्र रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उदाहरण के लिए 少なくとも特別視はしてるだろう。 पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शांति स्थापना की गतिविधियों में भूमिका ठोस प्रतिबद्धता इसकी परिणामी एक गंभीर चिंता है जैसा कि सरकार चिता के अन्य क्षेत्र रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उदाहरण के लिए विश्व में नई बीमारियों का फैलना, नशीले पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शांति स्थापना की गतिविधियों में भूमिका, हथियार नियंत्रण और हथियारों में कमी के प्रति ठोस प्रतिबद्धता। इसकी परिणति एक गंभीर चिंता में हुई है जैसा कि सरकार अक्सर कहती है कि ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक होना चाहिए। यह मात्र लोकाचार का मुद्दा नहीं है बल्कि एक मध्यम शक्ति के लिए दबदबा और अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनाने का एक तरीका भी है। 3.5 मूल निर्धारक तत्व के रूप में भूअर्थशास्त्र 1990 के दशक से एशिया का उत्थान असेंट ऑफ एशिया सिद्धांत ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति को नई दिशा में जाने के लिए मुख्य प्रेरक का काम किया है। इसका सहसंबंध एशिया प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक शक्ति में होने वाले वास्तविक परिवर्तनों से है। प्रसंगवश 1995 की स्थिति यह थी कि यह क्षेत्र विश्व के व्यापार का 40% और उसके आर्थिक उत्पादन का आधे से भी अधिक हिस्सा देता था। यह वास्तविकता इस क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास दरों से पुष्ट होती है। आज विश्व के व्यापार का लगभग 45% बृहत्तर एशिया प्रशांत क्षेत्र से होकर चलता है। जापान और भविष्य में चीन आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं। अनुमानों के अनुसार 2010 तक इस क्षेत्र में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 35% होगा जो पश्चिमी यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र से भी अधिक होगा और यह रूपांतरण निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति का एक मूल निर्धारक बन गया है। किंतु इस तीव्र विकास ने पर्यावरण पर भारी प्रभाव भी डाला है जिसमें काफी मात्रा में निर्वनीकरण, जल तथा वायु प्रदूषण और समुद्री संसाधनों का ह्रास शामिल है। बोर्नियो और सुमात्रा में बेकाबू आग के कारण 1997 के अंत
परिणामस्वरूप ギャンブ ऑस्ट्रेलिया ル की の景 कूटनीतिक 品 क्षमताओं का クリスマスプレゼントにくれる人だってことし तब से か एशियाई दूतावासों का दर्जा बढ़ाया गया है और उनका विस्तार किया गया है 1991 में कैनबरा में विदेशी मामलों और व्यापार विभाग ने पूर्वी एशिया विश्लेषण एकक ईस्ट एशिया एनालिटिकल यूनिट बनाया जिसका कार्य रिपोर्ट परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया की कूटनीतिक क्षमताओं का सीधे पुनर्निर्माण हुआ है। はい तब से एशियाई दूतावासों का दर्जा बढ़ाया गया है और उनका विस्तार किया गया है। व्यापारिक और सुरक्षा संबंधों की समीक्षा 1991 में कैनबरा में विदेशी मामलों और व्यापार विभाग ने पूर्वी एशिया विश्लेषण एकक ईस्ट एशिया एनालिटिकल यूनिट बनाया जिसका कार्य रिपोर्ट तैयार करना और प्रमुख सरकारी तथा कारोबारी समूहों को जानकारी उपलब्ध कराना था। 二人っきりで外で विभिन्न 会えると संसदीय उपसमितियों ने भी एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा संबंधों की समीक्षा की है। 人目のつくとこへ行 इन かない विकास क्रमों ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति को पश्चिम, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति से अलग होने को प्रोत्साहित किया है। का मतलब यह नहीं है 1972 से 75 में प्रधानमंत्री जॉर्ज विटलैंड के नेतृत्व वाली लेबर सरकार के शासनकाल के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने इस आधार पर कुछ कदम उठाए थे कि ऑस्ट्रेलिया के हित हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के साथ नहीं हो सकते। अड्डों पर एक जोरदार दूसरे शब्दों में यह तर्क दिया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक साथी होने का मतलब यह नहीं है कि इसी से ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति की समूची दिशा और फोकस तय होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इसका पहला संकेत 1973 में वियतनाम युद्ध से ऑस्ट्रेलिया का この हटना 先 रहा। どう食ってんだよ साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर बने अमेरिकी अड्डों पर एक जोरदार बहस भी छिड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने उत्तरी वियतनाम और चीन की साम्यवादी सरकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने की भी खुलकर इच्छा 私が जताई। と思えば ऑस्ट्रेलिया ने अपनी विदेश नीति के संबंध में कुछ और कदम भी उठाए। बहुत देरी न करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने चीन, उत्तरी वियतनाम, पूर्वी जर्मनी और उत्तरी कोरिया को मान्यता दे दी, दक्षिणी वियतनाम से अपनी सेना हटा ली और कंबोडिया को सहायता देनी बंद कर दी। इसके अतिरिक्त उसने दक्षिणी रोडेशिया को गेहूं की बिक्री भी रोक दी, दक्षिणी अफ्रीकी मुक्ति आंदोलनों को कुछ अप्रत्यक्ष सहायता दी और फ्रांस को दक्षिण प्रशांत में उसके परमाणु परीक्षणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने एशिया और प्रशांत के देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते भी किए और आव्रजन के ちょっと変っていうか安否確認はすごいし関節キスも嫌がるってどうかしてます。普段の俺がどうかしてるみたいじゃね私は今距離を置かれているんでしょうか。 ये बदलाव करना आसान नहीं था। इस नीतिगत बदलाव के कुछ तत्व बहुत नीतिगत और कठिनाई से स्थापित हो पाए। え उदाहरण के लिए 1990 के दशक के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया के आयात उनका खाता मांगना लगभग लगते 20% था और उसकी अर्थव्यवस्था काफी संरक्षणवादी बनी हुई। いいわけが思いつか विदेश नीति में ये बदलाव करना आसान नहीं था। कुल 5% इस नीतिगत बदलाव के कुछ तत्व बहुत धीमी गति और कठिनाई से स्थापित हो पाए। अमेरिका ही ऑस्ट्रेलिया उदाहरण के लिए 1990 के दशक के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया के आयात टैरिफ का औसत अवधि लगभग 20% था और उसकी अर्थव्यवस्था अब भी संरक्षणवादी बनी हुई थी। हालांकि सरकार का लक्ष्य इसे वर्ष 2000 तक बढ़ाकर कुल 5% के स्तर पर लाने का था। मूल निर्धारक फिर ऑस्ट्रेलिया भी इस पूरे दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख रक्षा साथी बना रहा और अपने बंदरगाहों में नाभिकीय हथियारों से लदे पोतों को आने पर न्यूजीलैंड की आपत्ति 1980 के दशक के अंत तक 1987 में तत्कालीन रक्षा मंत्री किम बीजली ने शुरू किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया धीरे-धीरे से एशिया कारक एशिया फैक्टर द्वारा निर्धारित नीति के विकास की ओर बढ़ चला। क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति पर और अमेरिकी 1980 के दशक के अंत तक मार्च 1987 में तत्कालीन रक्षा मंत्री टिम बीजली ने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे व्यापक रूप से एशिया कारक एशिया फैक्टर द्वारा निर्धारित नीति के विकास की ओर बढ़ चला। क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति पर और अमेरिकी संचार तथा गुप्तचर तंत्र पर अब भी भरोसा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की नीति अधिक मजबूत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी और उसका जोर क्षेत्र में एक अल्पावधि की जंग लड़ने पर और लंबी दूरी की हवाई और समुद्री मार्ग करने की क्षमता पर रहा। इस नीति ने 4 प्रमुख उद्देश्यों को आगे बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया की धरती की स्वतंत्र रूप से रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा, गठबंधन के दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है और भूमंडलीय रणनीतिक सुरक्षा के प्रति योगदान। 1987 के श्वेत पत्र ने प्राथमिक राष्ट्रीय रक्षा हितों का एक क्षेत्र भी स्थापित कर दिया। 俺がどん इसमें だけ आसन्न 我 और 慢しろ प्रत्यक्ष सैनिक हित का एक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी और निकटवर्ती दक्षिण पश्चिम प्रशांत तथा एक अधिक विस्तृत प्राथमिक रणनीतिक हित का क्षेत्र शामिल था जिसमें अंशतः हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व そうだな 3.6 आर्थिक और सामान्यतः यह देखा जा सकता है कि एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया की संयुक्ता बटा संबंध जोखिम से मुक्त नहीं थे। 確かに तनाई お前はもう友達もできたし और हॉवर्ड की सरकार के दौरान 学校生活も前よりは楽しそうにしてる उल्लेखनीय मुद्दे हैं 3.6 आर्थिक और सैनिक सुरक्षा के मिश्रण की ओर। 1990 के दशक में सुरक्षा सामान्यतः यह देखा जा सकता है कि एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया की संयुक्ता बटा संबंध जोखिम से मुक्त नहीं थे। みたいです。 इसके अतिरिक्त
कनाल कीटिंग की सरकार के दौरान भी रहे और हॉवर्ड की सरकार के दौरान भी। 先生と इनमें से उल्लेखनीय मुद्दे हैं पूर्वी तिमोर में राजनीतिक विप्लव, मानवाधिकार, 1990 के दशक में सुरक्षा को खतरे से नियंत्रण, सार्वजनिक धारणा। 海で脱 इन 線 मुद्दों पर आगे की इकाइयों में विस्तार से विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध शरणार्थियों की समस्या इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका को लगातार जटिल बनाए हुए है। इस पर भी इस पुस्तक की अन्य इकाइयों में चर्चा की गई है। 本気で और भी ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां ऑस्ट्रेलिया टूटा हुआ है, जैसे क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता पर मतभेदों के कारण मलेशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में जटिलता और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया की मजबूत रक्षा प्रतिबद्धता, जिसे चीन अक्सर बृहत्तर क्षेत्र में उसके उचित प्रभाव को कम करने के प्रयास के रूप में देखता है। इन विकासक्रमों के साथ अथवा इनके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया जॉन हॉवर्ड की वर्तमान सरकार के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से दूरी बनाकर रखने के अपने पहले के रुख से पलट गया है। आसियान क्षेत्रीय मंच जैसी क्षेत्रीय अंतक्रियाओं के माध्यम से आत्मविश्वास बनाने के उपायों के प्रति よく眠れないとかする知っています जो ऑस्ट्रेलिया का नए सिरे से झुकाव हुआ है उसके प्रमुख कारण है। お体は無事なようにと思って एशिया के विशेषकर दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों चीन और भारत के दो महान आर्थिक शक्तियों के रूप में ट्रांसिट एशिया में उभरने वाले चीन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का नए सिरे से झुकाव हुआ है उसके कम से कम दो प्रमुख कारण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, एशिया के विशेषकर दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों चीन और भारत के दो महान आर्थिक शक्तियों के रूप में उत्थान से एशिया में उभरने वाले चीन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के गड्ढे में एक विसामुद्रिक ताकत के रूप में ऑस्ट्रेलिया की भू राजनीतिक अवस्थिति और भी प्रमुख हो गई है। भूमंडलीय पहुंच वाली एकमात्र शेष विश्व शक्ति के रूप में उभरने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका अब किसी भी क्षेत्र में अकेले कार्रवाई नहीं कर सकता। 生き物は水分飲まないと死んじまうんだぞ दिलचस्पी ले रहा है। इसमें अपने बच्चे मित्रों का साथ पूरे विश्व में कभी भी पहले उनके संभावित शत्रुओं के खिलाफ सहयोग देने के सिद्धांत पर संतुलनकारी 先生 रणनीति が健 अपनाई やか जाती に है। 眠れる日まで दूसरा है इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे ऑस्ट्रेलिया के नजदीकी देशों में जारी अलगाववादी 君と आंदोलन 同 का じくらいの पैदा 起業しよう बढ़ा। と思いまして ये आंदोलन जेमात इस्लामिया जेआई, जेमात इस्लामिया जी और अल कायदा अल क़ैदा जैसे आतंकी संगठनों को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे तो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में अपने सुरक्षित अड्डे बनाना ही चाहते हैं। इन परिस्थितियों में इस क्षेत्र को स्थिरता देने में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका कम समस्याजनक नहीं हो रही है, क्योंकि यह उसकी अपनी सीमा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 乾 है। いてます 今すぐ飲 क्षेत्रीय め अस्थिरता ऑस्ट्रेलिया की आप्रवास नीति को पहले ही खतरे में डाल चुकी है और यह यही ऑस्ट्रेलिया के अपने सुरक्षा सिद्धांत और संयुक्त राज्य अमेरिका के समांतर चलते हैं। इस क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी आर्थिक कार्यसूची एजेंडा को देखते हुए वह एक ऐसा सुखा वातावरण बनाने को उत्सुक है जिसमें कोई もしかしてまだ読んでないの इसे ध्यान में रखकर यही ऑस्ट्रेलिया के अपने सुरक्षा सिद्धांत और हित संयुक्त राज्य अमेरिका के समांतर चलते हैं। どうりでリアクションがなかっ इस た क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी आर्थिक कार्यसूची एजेंडा को देखते हुए वह एक ऐसा सुखा वातावरण बनाने को उत्सुक है राज्य अमेरिका पूरे तौर पर जिसमें कोई क्षेत्रीय अशांति न हो। इसे ध्यान में रखकर ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी शीत युद्धकालीन मैत्री को अनुकूल बनाने का इच्छुक है। फिर भी यह निश्चित तौर पर शीत युद्धकाल के सुरक्षा ढांचे को नकली व्यापक रूप में तोड़ना चाहता है और न ही इस क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे तौर पर अलग हो जाने के पक्ष में है। कोई आश्चर्य नहीं, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा संबंधी रिश्ते बेहद こ घनिष्ठ んな हैं। ことしかできないのです संयुक्त अभ्यास, गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और रक्षा विज्ञान में क्रांति साझेदारी वाले सहयोगी उपक्रम ऐसे ही रिश्तों बंधुता के तत्व 眠 है। ってください इसके अतिरिक्त इन व्यवस्थाओं के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका को ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाहों में अपने बेड़े लाने ले जाने की सुविधा मिलती है। इसमें परमाणु शक्ति संपन्न पोर्ट भी शामिल हैं। इन दोनों देशों के बीच ऐसी सैकड़ों सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में से उत्तरी प्रदेश में बेलामेर वन प्रशिक्षण रेंज तक संयुक्त राज्य अमेरिका की पहुंच महत्वपूर्ण है। 水飲まないと स्वीकार करना पड़ेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन के उत्थान को विश्व की सुरक्षा के खतरे के रूप में देखे जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बीच नए सत्ता संबंधों में ऑस्ट्रेलिया का स्थान प्रभावित होता है और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और ओशानिया शामिल है। कम से कम फिलहाल यह सच है कि चीन की बढ़ती ताकत और यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन के उत्थान को विश्व की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखे जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बीच नए सत्ता संबंधों में ऑस्ट्रेलिया का स्थान प्रभावित होता है और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और ओशानिया शामिल हैं। कम से कम फिलहाल यह सच है कि चीन की बढ़ती ताकत और दबदबे से अपने आप भी चीनी विस्तारवाद की स्थिति नहीं बन जाती, जिससे इस तरह का खतरा प्रच्छन्न नहीं रहता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस समय वाशिंगटन के पक्ष में खड़ा होकर गठबंधन बना रहा है ताकि भविष्य में संभावित चीनी विस्तारवाद को रोका जा सके।
किंतु मुख्य मुद्दा यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका समझता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा रक्षा सहयोग क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाने के कैनबरा के प्रयासों को मजबूत करने का एक साधन मात्र नहीं है। इसके बजाय यह एक क्रियात्मक रणनीतिक भागीदारी है जो अंततः चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर होने वाली शत्रुता की स्थिति में वाशिंगटन के सैनिक लक्ष्यों को भी पूरा करेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया यह दिखाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैनिक अभ्यासों में जुटा है कि सेना के स्तर पर उसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अनिश्चितता है और इस तरह वह साझा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। इन घटनाक्रमों के अनुसार चलते हुए ऑस्ट्रेलिया हाल के वर्षों में अनेक नए कदम उठाता आ रहा है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम है हाल में जापान के साथ हुआ उसका सैनिक गठबंधन। इस दिशा में बातचीत वर्ष 1997 में ही शुरू हो गई थी। やっぱり相当 उसी 長かっ वर्ष た。 ऑस्ट्रेलिया ने अधिकांश क्षेत्रीय पूर्व एशिया में रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया